सो कंक्लूजन ये है, बेसिकली आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मैंने डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी गोइंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए किए हैं। आपको गेट के एग्जाम में कौन से फॉर्मूले याद रखने, देखो मैं बहुत सारी चीजों के पूरा थ्रू आउट पावर सिस्टम में बहुत सारे डेरिवेशन कराऊंगा और साथ में बताते जाऊंगा कौन सा डेरिवेशन आपको ध्यान रखना है और कौन सा नहीं, कौन से डेरिवेशन के सिर्फ कंक्लूजन ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी क्योंकि मैं ये भी देखना, मैं बहुत सारी चीजें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, मुझे तो नहीं पता कौन ये वीडियो देख रहा होगा, कुछ कन्वेंशनल का भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ अपना यूनिवर्सिटी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। तो जहां जहां मुझे लगेगा कि डेरिवेशन की जरूरत है वो डेरिवेशन में जरूर करवाऊंगा और बताते भी जाऊं कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अभी पूरे डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम का चीज है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है कि जेड बेस जो है वो क्या होता है, केवी स्क्वेयर अपॉन एमवीए बेस, वोल्ट केवी स्क्वायर बेस का किलो वोल्ट बेस का स्क्वायर अपॉन एमवीए। और साथ में आपको ध्यान रखना है बेस करंट, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो बेस करंट में क्या हो जाएगा, केवीए बेस डिवाइडेड बाय, मैं 3 फेज सिस्टम की बात करूं तो √3 और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा किलो वोल्ट बेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, करंट एंड इंपीडेंस दोनों निकाल सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूले आपके काम के, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा काम के। अब बात करते हैं हम लोग क्यों बार बार इंपीडेंस फॉर्म में निकाल रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क को हम काय में चेंज कर दे, इंपीडेंस डायग्राम में चेंज कर दे। काय में चेंज कर दे, इंपीडेंस डायग्राम। और पहले इंपीडेंस डायग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद काय में चेंज करेंगे हम लोग, रिएक्टेंस डायग्राम में चेंज करेंगे। इंपीडेंस में से अगर रजिस्टर हटा दे तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस डायग्राम। तो वहां पर जो जो एजम्पशंस हो सकते हैं, जो जो चीजें हमारी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उनको नेग्लेक्ट करके हम लोग क्या बनाएंगे, रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। और रिएक्टेंस डायग्राम में जो भी इंपीडेंस या जो भी ओमिक वैल्यूज होगी, इन सबकी अपनी अपनी यूनिट्स पे जो भी ओमिक वैल्यूज होगी, उन ओमिक वैल्यूज पे काय में चेंज कर देंगे हम लोग एक कॉमन रेफरेंस, दैट इज पर यूनिट क्वांटिटीज। तो जितने भी इंपीडेंसेस या रिएक्टेंसेस होंगे उसको काय में चेंज कर देंगे हम लोग, पर यूनिट इंपीडेंस या पर यूनिट रिएक्टेंस। जिसकी वजह से जब आप फॉल्ट एनालिसिस में कहीं पर भी इस पूरे पावर सिस्टम, थ्रू आउट पावर सिस्टम में कहीं पर भी फॉल्ट होता है तो आप जल्दी से वहां पर फॉल्ट का एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंस डायग्राम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। इस वजह से पर यूनिट पढ़ते हैं। पर यूनिट अगर आपको बहुत अच्छे से आ गया तो आप फॉल्ट एनालिसिस का 25% प्रॉब्लम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बट मैंने बेसिक में इसलिए रखा है क्वांटिटी क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉलेज में भी ये बेसिक क्वांटिटी और हर जगह पे पर यूनिट यूज होगा, तो एक बार में ही मैं सारी चीजें आपको करवा देता हूं। अब बात करते हैं चेंज इन बेस पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ देंगे हम लोग, चेंज इन बेस। अगर मुझे किसी वजह से बेस चेंज करना पड़े, चेंज इन बेस। अब मैं एक चीज बताऊं, इस पावर सिस्टम में, इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क में क्या है कि हमारा एसी सिस्टम क्यों अलाइव है आज की तारीख में, क्योंकि बिकॉज ऑफ पावर, बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर नहीं होता आज एसी सिस्टम जो आज हम लोग देख रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहां जनरेटिंग वोल्टेज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, एक लिमिट है। उस कम जनरेटिंग वोल्टेज को हायर वोल्टेज पे कौन ले जाता है, ट्रांसफार्मर। उसको लोअर डाउन भी कौन करता है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के कारण ये पावर सिस्टम नेटवर्क, एसी पावर सिस्टम हमारा एग्जिस्टेंस में आया है। बट प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम क्या है कि यही ट्रांसफार्मर हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि दोनों साइड में वोल्टेजेस इसके डिफरेंट होते हैं। इधर 15 किलो वोल्ट तो इधर 400 किलो वोल्ट, ठीक है। तो दोनों साइड में क्या होंगे, वोल्टेज डिफर होने की वजह से बार बार हमें वोल्टेज क्या है, बेस वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इन बेस क्वांटिटीज, तो एमवीए तो बिल्कुल थ्रू आउट चेंज नहीं होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं क्योंकि सबका अपना अपना एमवीए, कोई भी एक एमवीए को लेके, कोई भी एक पॉइंट को लेके हमको पूरे क्वांटिटीज के पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन बेस। चेंज इन बेस में अभी ये ध्यान रखिए, बाकी सारी चीजें डिटेल वर्जन न्यूमेरिकल से क्लियर होगी, ठीक है। तो यहां पर एमवीए जो बेस है और किलो वोल्ट बेस है, मान लीजिए ये पुराने हो गए, है ना, पुराने हैं, ओल्ड और ये भी है ओल्ड, ठीक है। और यहां पर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर एमवीए बेस, नए बेस माने हम लोगों ने, सारी क्वांटिटी काय पे चेंज करनी हमें, न्यू एमवीए या न्यू किलो वोल्ट बेस पे, ठीक है। ये पुराने वाले हमारे रेफरेंस पॉइंट थे। अब जो नए रेफरेंस पॉइंट होंगे उस नए रेफरेंस पॉइंट से हमको सारी क्वांटिटी मतलब इंपीडेंस चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं जेड पर यूनिट चेंज करूं, जेड पर यूनिट क्या होगा, जेड एक्चुअल इनटू, है ना। अब ये कौन सा जेड पर यूनिट है हमारा, जेड पर यूनिट हमारा कौन सा ले लेते हैं हम लोग, ओल्ड ले लेते हैं, ठीक है, ओल्ड। तो ये है एक्चुअल क्वांटिटी तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, इनटू यहां पर
MVA क्या हो जाएगा, MVA हो जाएगा ओल्ड, MVA बेस ओल्ड अपॉन किलोवोल्ट बेस ओल्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगर मुझे यहां पर जेट पर यूनिट न्यू निकालना पड़े, न्यू, तो न्यू कैसे निकलेगा, एक्चुअल क्वांटिटी वही की वही है इनटू MVA बेस न्यू, MVA बेस न्यू अपॉन किलोवोल्ट बेस न्यू। ठीक है, तो ये हो गया न्यू पे, तो ये नए बेस पे मैंने पर यूनिट न्यू निकाल दिया और ये पुराने वाले पे क्या निकाल दिया, जेट पर यूनिट ओल्ड। अब दो इक्वेशन है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन से। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, जेट पर यूनिट न्यू। ठीक है, जेट पर यूनिट न्यू, और ये एक्चुअल क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और जेट पर यूनिट ओल्ड इनटू MVA और MVA। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको याद रखने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, KV स्क्वायर। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पाएंगे कि ये क्या है, न्यू क्वांटिटी, जेट पर यूनिट न्यू, ये हो जाएगा ओल्ड, और ये हो जाएगा न्यू, और ये हो जाएगा ओल्ड। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों लिखा मैंने, बहुत सारे बुक्स में या जो भी आप पढ़ोगे तो वहां MVA के नीचे किलोवोल्ट लिखा है। ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा है ताकि अगर न्यू निकालना है तो न्यू के बाद ओल्ड, ओल्ड के बाद न्यू, और फिर ओल्ड। बट आप पता चले गलती ये कर दें कि किलोवोल्ट इधर लिख दिया, MVA इधर लिख दिया, तो ये कॉन्सेप्ट मिट्टी पलित हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हमको ऐसा नहीं करना है, आपको ये इसलिए लिखा है मैंने कि न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड, इस तरीके से आपको याद रहेगी। MVA के नीचे MVA लिख दो, किलोवोल्ट के नीचे किलोवोल्ट का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन टिक करने के लिए आपको फॉर्मूला मेमोराइज होना बहुत जरूरी है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम का है। जब मैं इस पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट है इसका इंपीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम बनाऊंगा तो बार बार ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, नए बेस को मानकर ओल्ड बेस से, जो भी ओल्ड कौन सा रहेगा, अपनी अपनी खुद की जो रेटिंग रहेगी वो ओल्ड बेस रहेगा, और जो नया जो मैं मानूंगा उसका जो उसके ऊपर हम लोग एनालाइज करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, जब एप्लीकेशन में आएगा, जब न्यूमेरिकल करूंगा तो ये चीजें आसानी से आपको समझ में आएगी। हो सकता है 25% चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, जब न्यूमेरिकल करूंगा बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखने का तरीका बता दिया, न्यू ओल्ड, MVA के नीचे MVA, किलोवोल्ट के नीचे किलोवोल्ट, स्क्वायर लगाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये चेंज इन बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं बात करूंगा कि सारे पैरामीटर्स को, तो ये फॉर्मूला, आप कितने फॉर्मूले याद रखने आपको, पहला ये दो फॉर्मूले याद रखने, 1, 2 और 3, पूरे पर यूनिट सिस्टम में 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि चलो पर यूनिट के लगभग आप फॉर्मूले सारे कवर कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम में जो जो कंपोनेंट है उसको इंडिविजुअल लूंगा। इंडिविजुअल कैसे लूंगा, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, किस किस का मॉडलिंग कैसा कैसा हो सकता है उसके ऊपर बात करता हूं। सो पूरा पावर सिस्टम हमारा किन किन कंपोनेंट से बने, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम। जनरेटर, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड लोड। ठीक है, तो वही कंपोनेंट्स को हम लोग एक एक करके एनालाइज करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि यहां पर जनरेटर G है पहला कंपोनेंट। अब इसका नोटेशन कैसा होना चाहिए, इसका नोटेशन कैसा होना चाहिए कि इसमें एक तो ये पहली बात तो रजिस्टर और रिएक्टेंस दोनों ही होगा, बट हमें पता है कि X/R रेशो इसका सबसे ज्यादा होता है। X/R रेशो सिंक्रोनस मशीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू तभी हम लोग कंसीडर करेंगे जब इफिशिएंसी या फिर हम लोग यहां पर टेम्परेचर राइज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा कि X/R रेशो सबसे ज्यादा होने की वजह से इस जनरेटर के सिंबल में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस लाऊंगा और ये ग्राउंड कर दूंगा। ठीक है, और ये हो जाएगा Xg, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग कि कुछ तरीके से ऐसा ही बना सकते हैं, बात एक ही है वैसे तो। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो Xg रिएक्टेंस है ये जनरेटर का, तो इस तरीके से नोटेशन ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, यहां पर हमने सोर्स का सिंबल बनाया है। सोर्स का सिंबल बनाया मतलब कि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या जनरेटेड ईएमएफ रहेगा। जनरेटेड ईएमएफ इसलिए रहेगा
क्योंकि अगर कहीं पर फॉल्ट आता है तो ये जनरेटर से भी क्या होते जाएगा, फॉल्ट करंट में इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो फॉल्ट करंट को ये ड्राइव कर सकता है जनरेटर। तो जहां पर भी फॉल्ट होगा तो जनरेटर से निकलने वाला करंट फॉल्ट में कंट्रीब्यूट करता है, इस वजह से यहां पर इंड्यूस ईएमएफ ईजी भी हम लोग लेंगे, क्योंकि बेसिकली इंपीडेंस डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के लिए ही बनाते हैं। ठीक है, तो उसका पर्पस तो फुलफिल होना ही चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का नोटेशन होगा। सेकंड बात करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, देखिए मैं एक्स बाय आर का रेशो, अगर एक्स बाय आर रेशो की बात करूं तो एक्स बाय आर रेशो सबसे कम होता है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, उससे ज्यादा होता है एक्स बाय आर रेशो यहां पर हमारा ट्रांसफार्मर का, फिर उससे ज्यादा होता है एक्स बाय आर रेशो इंडक्शन मशीन का, और उससे ज्यादा जो सबसे हाईएस्ट एक्स बाय आर रेशो है वो होता है हमारा सिंक्रोनस मशीन का। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर और हमारा क्या बोल सकते हैं सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन की बात करिए। तो इसका मतलब यहां तो हम लोग रेजिस्टेंस ये हायर होने का मतलब रिएक्ट एक्स ज्यादा रहेगा, आर कम रहेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस को कंसिडर किया है। अब ट्रांसफार्मर में अगर हमको ट्रांसफार्मर का जो नोटेशन है वो तो नोटेशन तो इस तरीके से है, देखिए ये नोटेशन तो कुछ इस तरीके से रहेगा, बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक रिएक्टेंस से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सिंबल बनेगा वो बनेगा एक रिएक्टेंस और नीचे की साइड में लाइन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटी ट्रांसफार्मर। अब क्यों ले, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब लॉसेस की बात होगी या इफिशिएंसी या लॉसेस या टेम्परेचर राइज जब निकालना होगा तभी हम लोग रजिस्टर को कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब एक और चीज है यहां पे कि यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का पर यूनिट इंपीडेंसेस क्या होता है, ट्रांसफार्मर के केस में बराबर होता है। उसका मैं एक न्यूमेरिकल लेके प्रूफ भी कराऊंगा कि दोनों साइड में पर यूनिट क्वांटिटीज हमारी इंपीडेंस की सेम होती है। चलिए अब लोड की बारी आती है। लोड के पहले मैं ट्रांसमिशन लाइन पे आना चाहूंगा। तो ट्रांसमिशन लाइन का एक्स बाय आर रेशियो सबसे कम होता है, इस वजह से हम लोग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों से इसका मॉडलिंग करते हैं, और कहीं कहीं पर शंट कैपेसिटेंस भी होता है। कहीं कहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शंट कैपेसिटेंस भी मॉडलिंग करेंगे, बट शंट कैपेसिटेंस को ज्यादातर केस में हम लोग नेग्लिजिबल रखते हैं, सिर्फ आर और यहां पर जे एक्स दो रहेगा। ठीक है, तो जे तो इन सब में लगेगा, जे तो क्या लगेगा, इन सब में लगेगा, रिएक्टेंस है तो जे तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए यहां पर भी वही बात, इस वाले सिंबल को सिर्फ और सिर्फ कब यूज करेंगे, जब when we find efficiency and losses की बात करेंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, आर को कंसिडर करेंगे। अदरवाइज जब हमें एफिशिएंसी और लॉसेस की बात नहीं करनी है, नॉर्मली हमें दूसरे एनालिसिस के लिए यूज करना है, तो इस सिंबल को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैसा यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंस जैसा यूज कर सकते हैं। आर को बहुत ज्यादा कम मान के हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, आर को इक्वल टू 0 रख देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे अदर एनालिसिस के लिए। बट लॉसेस एंड एफिशिएंसी के एनालिसिस करना है तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोड पर। ठीक है, तो लोड में आपके दो तरीके के लोड हो सकते हैं। तो पहला तो रोटेटिंग टाइप के लोड, और दूसरा है स्टैटिक लोड। तो आपके गेट के सिलेबस में स्टैटिक लोड के ऊपर आपको एनालिसिस नहीं करना, अदरवाइज बुक्स में दे रखा है, बट गेट के सिलेबस में हमको स्टैटिक लोड को एनालाइज नहीं करना है, अदरवाइज स्टैटिक लोड के भी क्वेश्चंस आते हैं, गेट में नहीं आते हैं। ठीक है, रोटेटिंग में दो तरीके रोटेटिंग मशीन हो सकती है, या तो सिंक्रोनस मोटर हो सकती है। सिंक्रोनस मोटर मतलब मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर, और ये हो जाएगा, चलो मैं मोटर दोनों कर देता हूं, एक को बोल देता हूं सिंक्रोनस और दूसरे को बोल देता हूं इंडक्शन मोटर। देखिए दोनों में डिफरेंस है कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा समझिएगा कि सिंक्रोनस मोटर, ये दो तरह के लोड है मेरे पास, रोटेटिंग मोटर सिंक्रोनस और मोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होगा कि जब हम लोग डिनोट करेंगे तो रिएक्टेंस तो आएगा ही आएगा, रेजिस्टेंस तो वैसे ही नेग्लिजिबल होगा अनटिल अनलेस अगर हम लोग एफिशिएंसी या टेम्परेचर राइज की बात छोड़ दे तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंस होगा एक्सएम, और इसके साथ में बैक ईएमएफ भी होगा। ठीक है, ये बैक ईएमएफ क्यों होता है यहां पे, क्योंकि फॉल्ट अगर आता है, देखो दोनों मशीन में क्या डिफरेंस है। अगर सिंक्रोनस मशीन क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन जो सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर के आसपास कहीं फॉल्ट होता है तो फॉल्ट में जो सिंक्रोनस मोटर है उसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे फॉल्ट करंट को ड्राइव करेगा, वो फॉल्ट करंट को ड्राइव करता है, इस वजह से इसके नोटेशन में हमारा इंड्यूस ईएमएफ
होता है। अदरवाइज इंडक्शन मोटर रहता है तो ये हमारा इट कैन नॉट ड्राइव अवर फॉल्ट करंट, हमारे फॉल्ट करंट को ड्राइव नहीं कर सकता इंडक्शन मोटर। इस वजह से इसका सिर्फ और सिर्फ नोटेशन क्या रहता है, एक्सएम। एक्सएम यहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर देखिए फॉल्ट आने के, सिंक्रोनस मोटर में फॉल्ट आने के बाद भी जो आपकी फील्ड है, फील्ड की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। बट यहां पर फॉल्ट आने की वजह से क्योंकि सप्लाई खत्म हो जाएगा, सप्लाई खत्म हो जाएगा तो बाकी सब गायब हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ नहीं बचेगा। तो इस वजह से इंडक्शन मोटर के केस में सिर्फ एक्सएम और सिंक्रोनस मोटर के केस में बैक ईएमएफ साथ में एक्सएम भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि इट कैन ड्राइव द फॉल्ट करंट। आई बात समझ में? क्योंकि पूरा एनालिसिस जो इंपेडेंस डायग्राम, रिएक्टेंस डायग्राम हम लोग सिर्फ फॉल्ट एनालिसिस के लिए कर रहे हैं। तो पर्पस हमारा फुलफिल होना चाहिए कि तो फॉल्ट एनालिसिस में जब फॉल्ट करंट को ड्राइव कर सकता है तो इसका नोटेशन ऐसा। स्टैटिक लोड में क्या होता है, नॉर्मली पैरेलल आरएल सर्किट, आरसी सर्किट या सीरीज आरएल या सीरीज आरसी सर्किट, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि गेट के सिलेबस में काउंटेबल नहीं है, ठीक है। आपके सारे न्यूमेरिकल्स बिना स्टैटिक लोड वाले ही आएंगे और आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए स्टैटिक लोड को भी एनालाइज करना बहुत मुश्किल नहीं काम है, मैं आपको कम से कम मॉडलिंग तो बता ही दूंगा कि इस तरीके का एक क्वेश्चन करवा दूंगा जिसमें मॉडल बना सकते हैं। बाकी इसमें एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट वगैरह पे चेंज करके आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट लेके आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से हम लोगों ने इंपीडेंस वगैरह के लिए किया है तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के लिए भी कर सकते हैं हम लोग। यहां पर आगे चल के हमको इंपीडेंस नहीं होता, एक्स भी होगा तो भी सिमिलर फॉर्मूले चलेंगे। हो सकता है यहां रजिस्टर भी रहे तो भी आपके सिमिलर फॉर्मूले चलेंगे। तो ज्यादातर आपके रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होते हैं तो इंपीडेंस के सेम फॉर्मूले रिएक्टेंस में भी चलेंगे, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बोलिएगा सर आपने तो इंपीडेंस के करा दी, रिएक्टेंस का तो कराया ही नहीं। तो इंपीडेंस मतलब कि अगर Z इक्वल टू R प्लस JX तो रेजिस्टेंस अगर हट जाए तो रिएक्टेंस का और इंपीडेंस का बात एक ही है। तो सेम फॉर्मूले x पर यूनिट इक्वल टू x पर यूनिट ओल्ड, यहां पर x बेस हो जाएगा तो बाकी सारी चीज भी वैसे ही चलेगी, x जैसी Z की चली वैसी x की चलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लाए हैं, यहां पर मॉडलिंग कर लिए। अब इस डायग्राम का क्या करेंगे हम लोग, ये सारे कंपोनेंट को एनालाइज कर लिया, कौन सा कंपोनेंट के नोटेशन कैसे हैं, वो सारे रीजन भी बता दिए मैंने, ठीक है, इन डेप्थ रीजन बता दिए। अब जल्दी से इस सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग काय में चेंज करते हैं, इंपीडेंस डायग्राम में, देन रिएक्टेंस डायग्राम में चेंज करते हैं। सो इस सिंगल लाइन डायग्राम का अगर हमको इंपीडेंस डायग्राम बनाना हो तो आपके सामने एक बड़ा सा डायग्राम मैंने पहले से बना दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं, एनालाइज करते हैं इंपीडेंस डायग्राम। इंपीडेंस डायग्राम में मैंने जितने भी पॉसिबल रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस सब ले लिए, कैपेसिटेंस भी ले लिए इंक्लूडिंग, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जनरेटेड EG, RG, XG, क्योंकि इंपीडेंस डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, अभी नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। R1, X1, R2, X2 ये है हमारा पूरा ट्रांसफॉर्मर। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग जनरेटर, इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मर T1। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर T1 है, ये ट्रांसफॉर्मर T2 है, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मर है यहां तक। उसके बाद है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का मैंने T नेटवर्क में दे दिया है। T नेटवर्क तो नहीं बोलेंगे, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ, R और L के बीच में ले लिया, बट आप समझ जाइए कि R, L और C तीनों कंसिडरेशन में हो सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉमिनल T, नॉमिनल पाई क्या होते हैं सारे समझेंगे हम लोग। तो ये है हमारा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला यहां तक जो है ये हमारा ट्रांसफॉर्मर T2, वापस से हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या लगा, ये इसके साथ में ये यहां तक, ठीक है, ये यहां तक एक R2 और X2 भी हमारे ट्रांसफॉर्मर की है। उसके बाद मैंने लोड लगाया, तीनों लोड कंसिडर कर लिए मैंने। ये है सिंक्रोनस मोटर, ये है इंडक्शन मोटर और ये है हमारे स्टैटिक लोड। ये इंपीडेंस डायग्राम में मैंने सारी पॉसिबल चीजें कंसिडर कर ली है। अब देखिए क्या होता है गाइस, इसके बाद हम लोग के काम का इंपीडेंस डायग्राम नहीं है, हमारे काम का है रिएक्टेंस डायग्राम। और रिएक्टेंस डायग्राम बनाने से पहले कुछ अजम्पशन है। तो पहला अजम्पशन देखिए आप, ऑल रजिस्टर एंड शंट एडमिटेंसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर नेग्लेक्टेड। जितने भी हमारे शंट एडमिटेंसेस है, जो शंट ब्रांच पैरामीटर्स है या फिर हमारे सीरीज पैरामीटर्स, सब क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, सिर्फ रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिटेंस बनेगा तो भी ये भी नेग्लिजिबल होगा, रजिस्टर्स एंड शंट एडमिटेंसेस सब क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। दूसरा चीज है सेकंड नंबर, जितने भी कैपेसिटेंस और रजिस्टर है ट्रांसमिशन लाइन में, कैपेसिटेंस और रजिस्टर है वो भी क्या होंगे, हमारे नेग्लिजिबल होंगे। थर्ड है नेग्लेक्ट स्टैटिक लोड। यहां पर ये जो स्टैटिक लोड है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं सारा चीजें, ये अजम्पशन किस लिए, ये सारे के सारे जो डायग्राम हम लोग बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पस है कि जब फॉल्ट हो, जो फॉल्ट करंट जाए तो उसमें किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक लगा के अगर मान लो यहां पे फॉल्ट हो गया तो इस फॉल्ट करंट में किन किन कंपोनेंट
का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डायग्राम बना रहे हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, टू एनालाइज फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो फॉल्ट एनालिसिस को एनालाइज करना है, तो ये अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे, बार बार रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। आपके लिए खुशखबरी है, आपको इंपीडेंस डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, रिएक्टेंस डायग्राम। तो रिएक्टेंस डायग्राम में देखो ये रजिस्टर खत्म कर दिया, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हमारा, XG बचा। ये ट्रांसफॉर्मर XT1 है, और ये ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, और ये हमारा सेकंड T2 ट्रांसफॉर्मर का रिएक्टेंस। और लोड में भी मैंने सिर्फ सिंक्रोनस और इंडक्शन मोटर को ही रखा है। ठीक है, और कई दफे तो हम लोग इंडक्शन मोटर को भी हटा देते हैं, बट अभी मैंने यहां पे रख दिया क्योंकि रोटेटिंग हटा दिया, सिर्फ स्टैटिक लोड को हटाना है। तो यहां पर सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन दोनों के मैंने इंपीडेंसेस लगा दिए। अब मैं स्टैटिक लोड को इसलिए कंसिडर नहीं करता हूं कि फॉल्ट करंट के कंपैरिजन में स्टैटिक लोड में करंट बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से स्टैटिक लोड्स को हम लोग फॉर ड्राइंग रिएक्टेंस डायग्राम एनालिसिस नहीं करते हैं। और ज्यादातर टाइम पे आपको इंडक्शन मोटर भी गिवन नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंक्रोनस मोटर गिवन होगा, सिर्फ उसी को आपको लगाना रहेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपका रिएक्टेंस डायग्राम, इस डायग्राम तक पहुंचने में हमको इतना सारा एनालिसिस करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए इन सबका ओमिक वैल्यू अगर मैं रख दूंगा, ओमिक वैल्यू रख दूंगा, तो एनालाइज करना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सारे पैरामीटर, क्योंकि अपनी अपनी अलग अलग यूनिट है सबकी, तो इन सबकी अलग अलग यूनिट के लिए हम लोगों ने कॉमन यूनिट बना लिया है। तो इसके अंदर बार बार हम लोग काय में चेंज करेंगे, पर यूनिट, सारी क्वांटिटीज काय में चेंज करेंगे पर यूनिट, और पर यूनिट इज रिलेटेड टू 1, क्योंकि 1 के आसपास ये 1 या 1 से कम रहेगा, तो उसका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना ये सब आसान होगा, इक्विवेलेंट सॉल्व करना सब आसान होगा। तो यहां से कैलकुलेशन काफी रिडक्शन हो जाएगी। तो बहुत सारे पर यूनिट के एडवांटेजेस है जो आपको एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, कुछ एडवांटेजेस के ऊपर हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर आपको परसेंटेज, ये रिएक्टेंस डायग्राम मान लो परसेंटेज 2% के फॉर्म में दे, तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि इस परसेंटेज को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग सारे लॉ लगा पाएंगे। यहां से KVL, KCL सब कुछ लगा सकते हैं अगर ये पर यूनिट डायग्राम रहा तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंपीडेंस डायग्राम से कुछ असम्पशन लिया, फिर रिएक्टेंस डायग्राम पे पहुंचे हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा थ्योरी पर यूनिट सिस्टम का खत्म होता है। कुछ एडवांटेजेस है जो आपको यूनिवर्सिटी में लिखने में काम आएंगे। वो एडवांटेजेस देखिए, मोटा मोटी तो मैं एडवांटेजेस में बता सकता हूं कि यहां पर यूनिट में एक फायदा ये है कि सिंगल फेज, 3 फेज किसी की परवाह नहीं करना है आपको, दैट इज इंडिपेंडेंट टू दी फेजेस, चाहे सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, आपको पर यूनिट में कोई भी √3 वगैरह या 3 से डिवाइड नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि कॉम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। कैलकुलेशन हमारा 1 पर यूनिट है, मतलब सारी वैल्यू 1 से कम रहेगी, तो कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, तो आपको यह भी पता है कि परसेंटेज सिस्टम से बेटर सिस्टम कौन होता है, पर यूनिट सिस्टम होता है। ठीक है, ये रीजन भी बता दिया है मुझे, मैंने बता दिया है। ओम्स लॉ कैसे इनवैलिड होता है, क्योंकि ओम्स लॉ को अगर वैलिड कराना और अल्टीमेटली 2 अगर परसेंटेज क्वांटिटी का फाइनल क्वांटिटी भी परसेंटेज में चाहिए, तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं ला पाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक का थ्योरी एंड करते हैं। बट मैं जानता हूं कि आप लोगों को 50% ही समझ में आया होगा। हो सकता है आपको सब समझ में आ गया हो, फिर भी ये मान के चल रहा हूं कि आपको 50% समझ में आया होगा, क्योंकि जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब असली मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को सीखने का। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स फॉर्मूले से नहीं सीखा जा सकता, जिसके ऊपर जब क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एप्लीकेशन में लाएंगे, तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे। पर यूनिट को मैं यहां पर आपके सामने डिटेल वर्जन, जितना मैं ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाता हूं उससे ज्यादा आपको पढ़ाऊंगा यहां पे, और पर यूनिट में भी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अलग अलग रिसोर्सेज से लिए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे और कैसे रिएक्टेंस डायग्राम को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में एनालाइज करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। तो ठीक है गाइस, तो यहां पर थ्योरी कंप्लीट होता है। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल ऑन पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पावर सिस्टम में धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। और बेसिक जो 10 पॉइंट है उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसका जो भी यूज है आगे बहुत ज्यादा यूज होगा। जब फॉल्ट में पढ़ूंगा, मैं फॉल्ट में क्वेश्चन देख के मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा, और आप भी मेरे साथ साथ बनाने लगेंगे डायग्राम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।